अक्सर ना फिल्मों में हमने अदालत के जो दृश्य देखे हैं वो बहुत ही नाटकीय होते हैं। कटघरा होता है, गीता पर हाथ रख के कसम खाई जाती है और फिर वकीलों की तीखी तेज आवाज वाली बहस शुरू हो जाती है। बिल्कुल। पर्दे पर ये सब बहुत रोमांचक लगता है। हाँ, पर्दे पर तो लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ना बंद कमरों और भारी भरकम फाइलों के बीच जो कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं होती। वो सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम कानूनी कार्यवाही के एक बहुत ही तकनीकी और रणनीतिक हिस्से पर बात करने वाले हैं, जिसे कानूनी भाषा में जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। ये ना एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक एक शब्द को बाकायदा तौला जाता है। देखिए, ये विषय सच में बहुत गहरी समझ की मांग करता है। मतलब जब कोई मामला अदालत की चौखट तक पहुंचता है ना, तो केवल आरोप लगा देना या अपना बचाव कर लेना ही काफी नहीं होता जी। उन दावों को एक बहुत ही कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ता है, और वो परीक्षण ही जिरह है। ये वो जगह है जहां गढ़े हुए झूठ और वास्तविक सच के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो सीधे अदालत के गलियारों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। हमने अधिवक्ता अमन बाजपेयी और अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला द्वारा साझा की गई कानूनी रणनीतियों का गहराई से अध्ययन किया है। और उनका अनुभव इसमें बहुत काम आता है। एकदम। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब अदालत में कोई प्रतिवादी अपना साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल करता है, जिसे हम एविडेंस एफिडेविट कहते हैं, हाँ वही, तो सामने वाले पक्ष यानी वादिनी का वकील किन 12 महत्वपूर्ण सवालों के जरिए उस शपथ पत्र की सच्चाई और गवाह की विश्वसनीयता को परखता है। ये वो सवाल हैं जो किसी भी मुकदमे की पूरी दिशा तय कर सकते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। पर सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि जो लोग वकालत से दूर हैं, एक सामान्य नागरिक के लिए ये जानकारी आखिर मायने क्यों रखती है। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। समाज में ना अक्सर ये मान लिया जाता है कि भाई कानूनी पेचीदगियां तो सिर्फ अदालत में काले कोट पहनने वालों का काम है। हाँ, आम आदमी सोचता है हमें क्या करना है जानकर। बिल्कुल। लेकिन वास्तविकता यह है कि न्याय तंत्र कैसे काम करता है, ये समझना हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। अदालतें किसी की ऊंची आवाज या किसी के आंसुओं को देखकर फैसले नहीं सुनाती। सही कहा। फैसले इस आधार पर होते हैं कि दावों को तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर कितना खरा साबित किया गया है। जिरह की ये पूरी प्रक्रिया हमें सिखाती है कि किसी भी दी गई जानकारी का तार्किक परीक्षण कैसे किया जाता है। ये सिर्फ एक कानूनी टूल नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में सच को परखने का एक नजरिया है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। ये सच को सामने लाने का एक व्यवस्थित विज्ञान है। तो इसी विज्ञान के पहले सिद्धांत पर नजर डालते हैं। स्रोतों के अनुसार जिरह केवल 2 पक्षों के बीच की बहस नहीं है। तो कानूनी नजरिए से असल में इसका स्वरूप क्या है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जिरह कोई व्यक्तिगत लड़ाई या नीचा दिखाने की प्रतियोगिता नहीं है। टीवी देखकर हमें लगता है कि वकील का काम गवाह को डराना या परेशान करना है। हाँ, फिल्मों में तो गवाह को पसीने ला देते हैं। बिल्कुल। पर व्यवहारिक रूप से ये गवाह के बयानों की सत्यता, उसकी नीयत और परिस्थितियों को परखने की एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे ना एक प्रकार का बौद्धिक एक्सरे माना जा सकता है। बौद्धिक एक्सरे, ये शब्द बहुत बढ़िया है। हाँ, क्योंकि वादिनी का वकील अपने नपे तुले सवालों के जरिए ये देखने का प्रयास करता है कि प्रतिवादी ने जो कहानी पेश की है उसकी नींव कितनी मजबूत है और उसमें कहाँ-कहाँ दरारें हैं। तो अब सीधे उन 12 सवालों की तरफ चलते हैं जो इस एक्सरे मशीन का काम करते हैं। स्रोतों में सबसे पहले जिन सवालों का जिक्र है वो ऊपरी तौर पर ना बहुत ही सीधे और सामान्य लगते हैं। जी। जैसे पहला सवाल है, क्या ये सही है कि आपने अदालत में जो साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें लिखी गई सभी बातें आपकी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है? और इसके तुरंत बाद दूसरा सवाल आता है, क्या आपने शपथ पत्र स्वयं पढ़कर और समझकर ही हस्ताक्षर किया है? अब पहली नजर में कोई भी सोचेगा कि भाई अगर किसी ने अदालत में कागज जमा किया है तो जाहिर सी बात है उसने पढ़ा ही होगा। बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा। तो फिर अदालत का इतना कीमती समय इन साधारण से लगने वाले सवालों पर क्यों खर्च किया जाता है? देखिए, यहीं से पूरी कानूनी रणनीति की शुरुआत होती है। ये सवाल कोई औपचारिकता नहीं है, ये पूरे मुकदमे की आधारशिला है।
एक इमारत का टिकना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी नींव कितनी ठोस है। सही बात है। अगर कोई प्रतिवादी कठघरे में खड़ा होकर इन दोनों सवालों का जवाब बहुत ही शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे हाँ में नहीं देता है, तो उस पूरे शपथ पत्र की वैधानिकता उसी क्षण खतरे में पड़ जाती है। मतलब इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अदालत सबसे पहले ये पक्का करना चाहती है कि जो गवाही दी जा रही है वो सच में उसी व्यक्ति की है। बिल्कुल। अगर वो व्यक्ति घबराहट में आके कह दे कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मेरे वकील ने जो कागज दिए मैंने तो बस साइन कर दिए, तो ये एक बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। बहुत बड़ी। यदि ऐसा कोई जवाब आ गया ना, तो अदालत की नज़र में उस साक्ष्य शपथ पत्र का कोई मोल नहीं रह जाता। वो गवाह की अपनी स्वतंत्र गवाही नहीं मानी जाती। हमारे स्रोतों में अधिवक्ता अमन बाजपेयी और मनोज कुमार शुक्ला जी ने अपने अनुभवों से ये स्पष्ट सलाह दी है कि इन शुरुआती सवालों का उत्तर बिना किसी हिचकिचाहट के दिया जाना चाहिए। गवाह को साफ कहना होता है कि हाँ, इसमें दर्ज बातें मेरी जानकारी में पूरी तरह सही हैं और मैंने हर एक शब्द को पढ़ के ही हस्ताक्षर किए हैं। जी, ये अदालत को संदेश देता है कि व्यक्ति अपने तथ्यों की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। बिल्कुल सही। तो ये किसी चक्रव्यूह के पहले द्वार को पार करने जैसा है। शुरुआत में ही आत्मविश्वास डगमगाया तो आगे का रास्ता मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ज़रा उस दिशा में मुड़ती है जहां मुख्य विवाद की पृष्ठभूमि तय होती है। तीसरा सवाल आता है, क्या ये सही है कि आपके और वादिनी के बीच वैवाहिक या पारिवारिक विवाद के कारण ये मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है? और फिर चौथा सवाल, क्या ये सही है कि आपने अपने शपथ पत्र में वादिनी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है? अब जब मामले पारिवारिक विवादों से जुड़े हों, तो स्वाभाविक है कि भावनाएं बहुत गहराई तक जुड़ी होती हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों में इन सीधे सवालों की क्या भूमिका होती है? पारिवारिक विवादों में भावनाओं का हावी होना एक मानवीय स्वभाव है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का सबसे कठोर सच ये है कि अदालतें आंसुओं या गुस्से से नहीं चलती, वो ठोस तथ्यों से संचालित होती हैं। दस्तावेजों से। बिल्कुल। जब वादिनी का वकील ये तीसरा और चौथा सवाल पूछता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य विवाद के मूल कारण और गवाह के स्टैंड को अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड पर दर्ज कराना होता है। जी। ये स्थापित किया जाता है कि मामला एक विशिष्ट पारिवारिक पृष्ठभूमि से है और प्रतिवादी ने आरोपों को आधिकारिक तौर पर नकारा है। यहाँ ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल भी दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी से उसके पारिवारिक विवाद या आरोपों के बारे में पूछा जाए, तो वो आत्मरक्षा की भावना में बहकर लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने लगता है। हाँ, वो साबित करना चाहता है कि सामने वाला कितना गलत है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही सामान्य लेकिन खतरनाक गलती है। वकीलों द्वारा दी गई सबसे सख्त हिदायतों में से एक ये है कि गवाह को केवल तथ्यात्मक उत्तर देने की सीमा में रहना चाहिए। मतलब भावनाओं में बहना नहीं है? एकदम नहीं। अदालत में भावनाओं में बहकर फालतू की कहानियां सुनाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब कोई गवाह जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है ना, तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि वो जोश में कोई ऐसा नया तथ्य कह दे जिसका जिक्र उसके मूल शपथ पत्र में कहीं है ही नहीं। ओह, और सामने वाला वकील बस इसी एक चूक का इंतजार कर रहा होता है। बिल्कुल, वो उस नए तथ्य को पकड़ेगा और जिरह की पूरी दिशा उस ओर मोड़ देगा, जिससे गवाह बुरी तरह फंस सकता है। इसलिए ये एक कला है कि जितना पूछा जाए बस उतना ही सटीक जवाब दिया जाए। ये तो संयम का एक बहुत बड़ा परीक्षण है। उकसावे के बावजूद भावनाओं को किनारे रखकर मशीन की तरह सिर्फ तथ्यों पर टिके रहना। सही कहा। इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बाद आता है प्रश्न 5, जो कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार पूरी जिरह की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है। पांचवा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल है, क्या आपने अपने शपथ पत्र में जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, उनके समर्थन में कोई दस्तावेज या प्रमाण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं? अब मौखिक दावों की दुनिया से निकलकर कागजी सबूतों की दुनिया में प्रवेश हो रहा है। ये सवाल वास्तव में पूरी न्यायिक प्रक्रिया की धुरी है। जैसा हमने पहले बात की, न्यायपालिका मौखिक दावों पर अंधा विश्वास नहीं करती। एक व्यक्ति कटघरे में खड़े होकर कितनी भी सत्यनिष्ठा का दावा करे, लेकिन अगर उसके दावों का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है, तो अदालत के लिए उन बातों को आधार मानना लगभग असंभव हो जाता है। क्योंकि दस्तावेज बोलते हैं। हाँ, दस्तावेज वो मूक गवाह होते हैं जो कभी अपनी बात से नहीं मुकरते। ऐसे में प्रतिवादी के लिए सबसे सुरक्षित रणनीति क्या होनी चाहिए, खासकर तब जब उसे पता हो कि उसके पास हर बात का सबूत नहीं है? यहाँ एकमात्र रणनीति ईमानदारी और रिकॉर्ड के प्रति वफादारी है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय गवाह को सिर्फ उन्हीं तथ्यों का सहारा लेना चाहिए जो अदालत की फाइल में दस्तावेजों के रूप में मौजूद हैं। जी। यदि कोई विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है तो उसका स्पष्ट संदर्भ देना चाहिए
और यदि किसी घटना का कोई कागजी सबूत नहीं है तो उसे छिपाने या गोलमोल जवाब देने के बजाय स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब हवा में तीर नहीं चलाना है। बिल्कुल नहीं। अदालत में हवा में तीर चलाना या बढ़ा चढ़ाकर बातें करना गवाह की विश्वसनीयता को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये हवा में तीर चलाना ना वास्तव में एक बहुत बड़ा जोखिम है। और ये बात तब और भी गंभीर हो जाती है जब मामला भरण पोषण यानी मेंटेनेंस से जुड़ा हो। मेंटेनेंस के मामले बहुत पेचीदा होते हैं। हाँ, ऐसे मामलों में इतिहास खंगालने की प्रक्रिया बहुत गहराई तक जाती है। छठा सवाल होता है, क्या यह सही है कि आपने वादिनी को पहले किसी समय आर्थिक सहायता या भरण पोषण दिया था? जी। और सातवां सवाल, क्या ये सही है कि वादिनी द्वारा लगाए गए आरोपों से पहले भी आपके बीच किसी प्रकार का विवाद हुआ था? ये सवाल तो वर्तमान से निकलकर व्यक्ति के अतीत में गहराई तक गोता लगाने का प्रयास करते हैं। अतीत में गोता लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी विवाद अचानक एक दिन में खड़ा नहीं होता। उसकी जड़ें पुराने व्यवहार और घटनाओं में छिपी होती हैं। सही बात है। भरण पोषण के मामलों में अदालत ये देखना चाहती है कि प्रतिवादी का पूर्व आचरण कैसा रहा है, क्या उसने जिम्मेदारी निभाने का कोई इतिहास दिखाया है, चाहे पहले भी पैसे दिए हैं या समझौते हुए हैं। बिल्कुल। वादिनी का वकील इन सवालों के जरिए एक पैटर्न स्थापित करने की कोशिश करता है। यहाँ भी वही सिद्धांत काम करता दिखाई देता है कि केवल वही बताया जाए जो स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जा सके। जी। अगर किसी ने पहले आर्थिक सहायता दी है और उसके पास बैंक स्टेटमेंट या कोई रसीद है तो उसका हवाला देना उसके पक्ष को मजबूत करेगा। लेकिन अगर उसने कोई सहायता नहीं दी है और वो अदालत में झूठ बोल दे तो ये एक बहुत बड़ा जाल बन सकता है। अदालतें और अनुभवी वकील झूठ की परतों को भेदने में बहुत माहिर होते हैं। यदि कठघरे में खड़ा व्यक्ति ये दावा करे कि उसने हमेशा आर्थिक सहायता दी है और फिर सामने वाला वकील अचानक कोई ऐसा रिकॉर्ड पेश कर दे जो उस दावे को पूरी तरह झुठलाता हो, तो गवाह की बची खुची विश्वसनीयता भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। बिल्कुल। इसी तरह पुराने विवादों को लेकर भी अगर गवाह मुकर जाता है जबकि पुलिस की कोई पुरानी शिकायत रिकॉर्ड में मौजूद हो, तो ये सीधा संदेश जाता है कि गवाह अदालत को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। विश्वसनीयता का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना किसी भी मुकदमे का सबसे बुरा दौर होता है और इसी विश्वसनीयता को तोड़ने के लिए वादिनी के वकील कुछ बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक चालें चलते हैं। अब हम असल फंसाने वाले सवालों पर आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या ये सही है कि आपने ये शपथ पत्र अपने अधिवक्ता की सलाह से तैयार किया है? ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। बिल्कुल। ये 9वां सवाल ना एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक उलझन पैदा करता है। कटघरे में खड़े किसी भी सामान्य व्यक्ति को लग सकता है कि भाई अगर उसने स्वीकार कर लिया कि ये शपथ पत्र वकील की सलाह से बना है तो जज साहब ये मान लेंगे कि वो केवल वकील के सिखाए हुए शब्द बोल रहा है। हाँ, उसे लगता है उसकी अपनी कोई सच्चाई नहीं बचेगी। जी, ये गवाह के अहंकार और उसकी स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार लगता है। खुद को स्वतंत्र और सक्षम दिखाना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो कहेगा कि सब कुछ उसने खुद ही तैयार किया है तो उसकी गवाही ज्यादा प्रभावशाली लगेगी। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से ये तो एक भयंकर भूल है। बहुत बड़ी भूल है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अदालत में बैठा हर व्यक्ति, चाहे वो जज हो, वादिनी का वकील हो या खुद प्रतिवादी का वकील, ये अच्छी तरह जानता है कि कानूनी दस्तावेजों की ड्राफ्टिंग और उनकी तकनीकी संरचना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो लीगल भाषा तो आम आदमी लिख ही नहीं सकता। बिल्कुल। शपथ पत्र बिना एक पेशेवर कानूनी विशेषज्ञ की मदद के तैयार हो ही नहीं सकता। ये एक सर्वविदित सत्य है। तो फिर ये जानते हुए भी ये सवाल उछाला ही क्यों जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य गवाह की सच बोलने की बुनियादी आदत को परखना है। वादिनी का वकील ये देखना चाहता है कि क्या गवाह एक स्पष्ट और जाहिर सी बात पर सच बोलने का साहस रखता है या वो छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलने की प्रवृत्ति रखता है। अच्छा, तो ये एक टेस्ट है। जी, स्रोतों ने बहुत ही सख्ती से ये स्पष्ट किया है कि गवाह को यहाँ बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये स्वीकार करना पूरी तरह से सामान्य और सुरक्षित है कि शपथ पत्र अधिवक्ता की सलाह से तैयार किया गया है। जी। अगर कोई व्यक्ति इस बात को छिपाने का प्रयास करता है और कहता है कि नहीं, वकील ने कुछ नहीं किया, सब मैंने खुद लिखा है, तो जज तुरंत समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति झूठा है। और न्यायशास्त्र का एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति छोटी बात पर झूठ बोल सकता है वो बड़ी बातों पर भी झूठ बोल रहा होगा। ये बहुत ही शानदार बिंदु है। असल में हाँ बोलना यहाँ कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ा बचाव है। ये गवाह की ईमानदारी का प्रमाण बन जाता है। एकदम सही। और 8वें सवाल का क्या, जो जहाँ विरोधाभास की बात हो रही है, वो भी तो इसी तरह का एक जाल मालूम पड़ता है। विरोधाभास वाला सवाल गवाह के धैर्य और उसकी अपनी कहानी पर पकड़ को परखता है।
वादिनी का वकील चाहता है कि गवाह अचानक घबरा जाए या बचाव की मुद्रा में आकर कुछ ऐसा कह दे जो रिकॉर्ड से मेल ना खाता हो। तो गवाह को क्या करना चाहिए? यहाँ सबसे बेहतरीन प्रतिक्रिया यही होती है कि गवाह शांत रहकर ये स्पष्ट करे कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार शपथ पत्र में लिखी गई सभी बातें अदालत के रिकॉर्ड और दस्तावेजों के पूरी तरह अनुरूप हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना शतरंज के खेल की तरह है, जहां हर चाल के पीछे की मंशा को समझना जरूरी है। अब जिराह के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां मुट्ठी बंद करने का काम किया जाता है। जी, अंतिम सवाल। 10वां सवाल है, क्या आप अदालत के समक्ष यह कहना चाहते हैं कि आपके शपथ पत्र में लिखे गए सभी तथ्य सही हैं और आप उनके प्रति उत्तरदायी हैं? 11वां सवाल, क्या आपने अपने शपथ पत्र में उन सभी परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर आप अपने बचाव को सही मानते हैं? और आखिरी 12वां सवाल, क्या ये सही है कि यदि अदालत को आपके शपथ पत्र में लिखे गए तथ्यों के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी तो आप उसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं? जी, ये तीनों सवाल अंत में आते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये पूरी गवाही को एक अदृश्य ताले में बंद कर रहे हों। ये बिल्कुल ताला लगाने जैसी प्रक्रिया है। ये सवाल गवाही को समेटने और भविष्य के किसी भी संभावित बदलाव को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं। मतलब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। 10वां सवाल प्रतिवादी की पूर्ण जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है कि वो अपनी कही गई किसी भी बात से भविष्य में मुकर नहीं सकता। 11वां सवाल एक बहुत ही रणनीतिक घेराबंदी है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रतिवादी कल को कोई नई कहानी या नया बचाव लेकर अदालत में ना आ जाए। ये स्थापित कर दिया जाता है कि जो भी कहना था वो कहा जा चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो वादिनी का वकील ये पक्का कर लेता है कि बचाव पक्ष के पास छिपा हुआ कोई नया हथियार या नया बहाना नहीं बचा है। सही कहा। और जो 12वां सवाल है, अतिरिक्त जानकारी देने की तत्परता के बारे में, ये तो प्रतिवादी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर भी हो सकता है। निश्चित रूप से ये प्रतिवादी के लिए खुद को एक पारदर्शी और सहयोगात्मक व्यक्ति के रूप में पेश करने का अंतिम अवसर होता है। जब कटघरे में खड़ा व्यक्ति ये कहता है कि हाँ, मैं न्याय की प्रक्रिया में मदद करने के लिए कोई भी आवश्यक जानकारी देने को पूरी तरह तैयार हूं, तो ये जज के सामने उसकी नीयत को बहुत साफ दिखाता है। जी, यह संदेश जाता है कि व्यक्ति के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो अदालत का सम्मान करता है। एकदम। तो ये पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करती है कि जिरह केवल सवालों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये मानसिक और मनोवैज्ञानिक मजबूती की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। बिल्कुल। हुए स्रोतों में अधिवक्ता अमन बाजपेयी और मनोज कुमार शुक्ला जी ने गवाह ए कटघरे के 3 सुनहरे नियम निर्धारित किए हैं। जी। ये नियम बहुत जरूरी हैं। जी। पहला नियम है, केवल उसी बात का उत्तर दिया जाए जो विशेष रूप से पूछी गई है। दूसरा नियम है, उत्तर हमेशा स्पष्ट, सीधा और संक्षिप्त होना चाहिए। और तीसरा नियम है, अदालत के सामने हमेशा शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखना चाहिए। सिद्धांत रूप में ये नियम बहुत सरल लगते हैं, लेकिन जब सामने एक आक्रामक वकील खड़े होकर तीखे सवाल दाग रहा हो तो इन पर टिके रहना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये एक बहुत ही जटिल चुनौती है और इसीलिए इन्हें सुनहरे नियम का दर्जा दिया गया है। अक्सर देखा गया है कि लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अदालत के भीतर केवल बोले गए शब्द ही गवाही नहीं देते। तो और क्या गवाही देता है? जब कोई व्यक्ति कटघरे में खड़ा होता है तो सामने बैठे जज केवल उसके कानों तक पहुंचने वाली आवाज नहीं सुन रहे होते, बल्कि वे उसकी शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। शारीरिक भाषा का जिरह में इतना गहरा प्रभाव कैसे पड़ता है, ये समझना दिलचस्प होगा। इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। मान लीजिए एक गवाह कटघरे में है और एक सामान्य से सवाल पर उसे पसीना आने लगता है या वो नजरें चुराने लगता है, तो ये क्या दर्शाता है? कि वो घबराया हुआ है या झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। या फिर कोई गवाह बहुत आक्रामक हो जाए और वादिनी के वकील पर ही वापस चिल्लाने लगे। ये सभी प्रतिक्रियाएं बिना एक भी शब्द बोले जज को ये बता देती हैं कि व्यक्ति को छिपा रहा है या बचाव की मुद्रा में है। इसके विपरीत एक संयमित, शांत और नपे-तुले शब्दों में बात करने वाला गवाह ये प्रदर्शित करता है कि वो सच बोल रहा है और उसे किसी बात का डर नहीं है। शांत रहना वास्तव में आधी जंग जीतने के समान है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिरह में क्या कहा जा रहा है, इसके साथ साथ कैसे कहा जा रहा है और क्या नहीं कहा जा रहा है, इन सब का बराबर वजन होता है। एकदम सही। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को अगर समेटा जाए
तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन अदालत के अखाड़े में लड़ी जाने वाली कोई साधारण लड़ाई या तू मैं नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धैर्य, संयम, रणनीतिक सोच और तथ्यों की एक बहुत ही उच्च स्तर की बौद्धिक परीक्षा है। ये एक ऐसी निर्मम प्रक्रिया है जो झूठ के आवरण को हटाकर वास्तविक सच को अदालत के पटल पर रख देती है। सही कहा। 12 सवालों का ये जो पूरा खाका आज हमने विश्लेषित किया, वो ये प्रमाणित करता है कि कानूनी दुनिया में हर एक शब्द, हर एक सवाल और हर एक चुप्पी का अपना एक निर्धारित और सटीक अर्थ होता है। ये पूर्ण सत्य है और ये भी स्पष्ट होता है कि अदालत के सामने केवल सच होना ही पर्याप्त नहीं है, उस सच को एक तार्किक, सुसंगत और प्रमाणित तरीके से पेश करने की कला भी आनी चाहिए। सच का दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ मेल खाना और गवाह के व्यवहार में उस सच्चाई का झलकना न्याय प्राप्त करने की सबसे अहम सीढ़ी है। ये सारी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक लगती है। 12 सटीक सवाल, 3 सुनहरे नियम और दस्तावेजों का पूरा ढांचा। लेकिन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते समय बिल्कुल अंत में एक ऐसा बिंदु सामने आया जो इस पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया में एक अनिश्चितता का रोमांच पैदा कर देता है। हाँ, वो अंतिम बिंदु वास्तव में कानूनी रणनीति के सबसे अप्रत्याशित पहलू को उजागर करता है। स्रोतों में ये उल्लेख किया गया है कि इस पूरी कठोर और व्यवस्थित प्रक्रिया के बीच कई बार जिरह के दौरान अचानक वादिनी के वकील की तरफ से एक ऐसा अप्रत्याशित सवाल सामने आ जाता है जो पूरे मुकदमे की दिशा को पलक झपकते ही बदल देता है। जी। एक ऐसा सवाल जिसके सामने आते ही अदालत पूरे मामले को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर हो जाती है और बाजी पूरी तरह पलट जाती है। कानूनी हलकों में इसे टर्निंग पॉइंट या गेम चेंजर कहा जाता है। ये वो क्षण होता है जब किसी एक पक्ष द्वारा बनाए गए बचाव के सारे मजबूत किले एक झटके में ढह जाते हैं, या फिर अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। ये एक ऐसा बिंदु है जो किसी को भी गहरे विचार में डाल सकता है। अदालत के उस गंभीर और तनावपूर्ण माहौल में वो एक सवाल आखिर किस प्रकार का हो सकता है? सोचने वाली बात है। क्या वो कोई बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चाल होती है जो गवाह के दिमाग में छिपे किसी अनजाने डर से खेल जाती है, या फिर फाइलों और दस्तावेजों के उस विशाल पहाड़ के बीच छिपा कोई ऐसा छोटा सा अंधा मोड़ या ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसे बचाव पक्ष या उनके दिग्गज वकील भी समय रहते देख नहीं पाए? कुछ भी हो सकता है। ये वास्तविकता ना किसी भी सस्पेंस फिल्म के अंतिम दृश्य से कहीं अधिक रोमांचक और रहस्यमयी लगती है। इसी गहराई और कानूनी रहस्य पर विचार करने के साथ ही आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जी। न्याय प्रणाली की ये बिसात बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। अदालत की इस बिसात पर वो एक गेम चेंजिंग सवाल क्या रूप ले सकता है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो कानूनी प्रक्रिया की अनंत संभावनाओं को खुला छोड़ देता है। अगली बार किसी और महत्वपूर्ण विषय की इसी तरह गहराई से पड़ताल करने के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए तथ्यों का विश्लेषण करते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।